hire purchase and installment system. Hire purchase and installment system. मैंने ये लिखा ही नहीं, इंस्टॉलमेंट सिस्टम। ये हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम सुना है क्या कभी रियल लाइफ में? क्या होता है हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट सिस्टम? दोस्तों आज की तारीख में ये सिस्टम मार्केट में सेल करने का सबसे स्ट्रॉन्ग वे है। आज आप कुछ भी खरीदेंगे ऑनलाइन, आप जब भी कुछ भी खरीदेंगे, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन ईएमआई बेसिस। Everything is available on EMI basis. Even if you see a small product of say 500 to 1000, in that product you have EMI available. So this system has increased the market sale like anything. अब बच्चों ये सिस्टम होता क्या है? देखो, आप जब भी कोई बिजनेस करते हैं, एक मिनट, आप जब भी कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक कैश बेसिस, एक इंस्टॉलमेंट बेसिस। एक मिनट, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द पेन। यस, आप कोई भी बिजनेस करेंगे, देर आर टू वेज ऑफ डूइंग द बिजनेस। नंबर वन कैश बेसिस, नंबर टू क्रेडिट बेसिस। कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट में बेचते हैं, या तो कैश में बेचते हैं या क्रेडिट में बेचते हैं। अगर आप कैश में बेचते हैं तो थोड़ा प्राइस कम रखेंगे, क्रेडिट में बेचते हैं तो प्राइस ज्यादा रखेंगे। बच्चों, when you sell a product for cash, the price that you charge is called as, क्या बोलते हैं हम उसको? एक मिनट, आपका चैट बॉक्स खोलता हूं। ओके, आप जब प्राइस कैश प्राइस में बेचते हैं, कैश प्राइस में खरीदते हैं, उसको बोलते हैं कैश प्राइस। बहुत अच्छा, मतलब दिस इज द प्राइस यू पे व्हेन यू बाय फॉर कैश, दिस इज द प्राइस यू कलेक्ट व्हेन यू सेल फॉर कैश। लेकिन अगर आप क्रेडिट में वही प्रोडक्ट खरीदेंगे तो क्या सेम प्राइस में मिलेगा? नहीं, आपको क्रेडिट में खरीदेंगे तो क्या प्राइस में मिलेगा? कैश प्राइस प्लस समथिंग एक्स्ट्रा। You charge something extra for credit, and that something extra we call it as, in simple terms we call it as interest. दोस्तों आप जब क्रेडिट में परचेज करते हैं, तो क्रेडिट में परचेज करने के ना दो सिस्टम्स हैं। नाउ दिस इज वन ऑफ द कोर टॉपिक, रीजन बिकॉज आज की तारीख में ये बेसिस पे मार्केट में परचेज सेल मल्टीप्लाई हो चुका है। मल्टीप्लाई, आप कोई भी ऑनलाइन साइट चले जाओ, अमेजॉन चले जाओ, फ्लिपकार्ट चले जाओ, मिंत्रा चले जाओ, कोई भी प्रोडक्ट आप देखेंगे उसमें नीचे ईएमआई सिस्टम लिखा रहता है। इनफैक्ट आप क्रेडिट कार्ड यूज करके ईएमआई के थ्रू पे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना, इस इंस्टॉलमेंट वाले बिजनेस के दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक होता है हायर परचेस, दूसरा है हायर परचेस बेसिस, दूसरा होता है इंस्टॉलमेंट बेसिस। बोला सर हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट तो एक ही बात है। हाँ एक ही बात है, इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशंस नो डिफरेंस, इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशंस नो डिफरेंस। आप हायर परचेज बोलो, इंस्टॉलमेंट बेसिस बोलो, नो डिफरेंस। बट इन टर्म्स ऑफ लीगल प्रोविजंस दोनों डिफरेंट हैं, दोनों डिफरेंट हैं। अब बोलेंगे सर कैसे डिफरेंट हैं? उसको समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ टर्म्स सीखेंगे, जैसे दोस्तों सबसे पहला पहला आपका टर्म होगा
cash price. I will write down certain terms and the meaning of those terms. Then I will discuss the difference between hire purchase and installment system, and दोनों में कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं वो भी डिस्कस करेंगे. आप बोलेंगे हाँ दोनों अलग हैं, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग नहीं है, बट लीगल प्रोविजंस दोनों अलग हैं. बोथ आर गवर्न्ड बाय डिफरेंट एक्ट्स, दोनों के प्रोविजंस अलग हैं. पहले मैं कुछ टर्म्स की बात करूंगा, इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करूंगा. सबसे पहला पहला टर्म जो रहेगा मेरा वो रहेगा कैश प्राइस. व्हाट डू यू मीन बाय कैश प्राइस? प्राइस एट व्हिच गुड्स आर परचेज्ड फॉर कैश. अभी पैसा दो प्रोडक्ट लो, दैट इज कैश प्राइस. अच्छा, अब दूसरा टर्म रहेगा इसी का ऑपोजिट, हायर परचेज प्राइस. इसको इसका एक पेट नेम है एचपी प्राइस. ये कौन सा प्राइस है? ये इंस्टॉलमेंट वाला प्राइस है. आप कोई भी सामान लेने को जाते हैं, आप कोई भी सामान लेने को जाते हैं, और अगर आप कैश में खरीदेंगे तो आपको प्राइस अलग होगा, आप इंस्टॉलमेंट्स में क्रेडिट पे खरीदेंगे तो प्राइस ज्यादा होगा. ये जो ज्यादा होगा ना ऐड करके इंटरेस्ट, उसको बोलते हैं एचपी प्राइस. उसको क्या बोलते हैं बच्चों? एचपी प्राइस. सो एचपी प्राइस इज नथिंग बट प्राइस व्हेन goods are purchased on installment basis. So technically I can say my HP price is equal to cash price plus something extra, that is interest. आप जा रहे हैं एक पर्टिकुलर शोरूम में जा रहे हैं, कौन सा बाइक अच्छा लगता है, कौन सा बाइक लेना चाहते हैं, कौन सा बाइक आपको लेना है, टारगेट है? चलो आप एक गाड़ी लेना चाहते हैं, सीए बन गए. सीए बनने के बाद आपने पहला काम ये किया कि आपने कार ले लिया. अभी नौकरी नहीं लगी है, कार ले लिया. ऐसा मेरे दोस्त ने किया था. जैसे सीए बना उस दिन, जिस दिन सीए बना, दो काम किए, पहला मोबाइल लिया, दूसरा कार लिया. मैं बोला तू कमाना तो स्टार्ट कर. बोला कमाऊंगा ना. तो क्या किया, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे ले लिया. बोला अभी सैलरी चालू होगी आज नहीं तो एक दो महीने में चालू हो जाएगी, इंस्टॉलमेंट्स भरूंगा ना. तो आप कार लेने गए, आपको कार समझो कौन सी कार अच्छी लगती है. समझो एक छोटी सी कार ले रहे हैं, पहली पहली नई नई पगार आएगी तो छोटी कार लेंगे. ग्रैंड i10 लिया. ग्रैंड i10 कितने में आती है? लगभग 5 लाख पकड़ो, 5 लाख की आपकी कार है ये. आप जाके शोरूम में गए, भाई मुझे कार खरीदनी है. बोला हाँ 5 लाख में ले लो. ठीक है, लेकिन आपने बोला मुझे इंस्टॉलमेंट चाहिए. बोला 5.5 लाख. बोला 50,000 क्या ऐड किया? फाइनेंस इंटरेस्ट, फाइनेंस चार्जेस. एक बहुत टेक्निकल बात आप ध्यान करना, मैं आपको बहुत सारी चीजें इसमें ना जबरदस्त बताने वाला हूं. पहला पहला 1 घंटे का जो सेशन होगा ना, इसमें लीगल प्रोविजंस और बहुत सारी प्रैक्टिकल टेक्निकल चीजें आप सीखेंगे. फिर उसके बाद हम अकाउंटिंग और कैलकुलेशंस के पीछे जाएंगे. बहुत ही दोस्तों इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रियल लाइफ में बहुत ही काम का टॉपिक है. रीजन बीइंग, क्या रीजन है इसका बहुत काम का टॉपिक है? बिकॉज ये ट्रांजेक्शन्स नाउअडेज मल्टीप्लाई हो रहे हैं. डेली बेसिस पे करोड़ों ट्रांजेक्शन्स इंडिया में हो रहे हैं, करोड़ों. आजकल आपने एक एड देखा होगा, हर हर मोबाइल के दुकान के बाहर आजकल एक बोर्ड लगा होता है, लोन पे फोन. लोन पे फोन सुना है? ये इंस्टॉलमेंट सिस्टम है. बहुत सारे कंपनीज ने आजकल एक और प्रोडक्ट, एक और तरीका चालू किया है, ईएमआई विथ 0% इंटरेस्ट. मतलब आपको इंस्टॉलमेंट्स देंगे लेकिन इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे. ऐसा भी चालू किया है, प्रोडक्ट बेचने के लिए, प्रोडक्ट का सेल बढ़ाने के लिए आप इंस्टॉलमेंट्स में पे करो बिना इंटरेस्ट के. ऐसा भी होता है दोस्तों, स्कीम्स आती हैं.
अब दोस्तों याद रखना, 5 लाख में हम लोग गाड़ी लेने वाले थे कैश में, लेकिन जब हमने उसको पूछा भाई मेरे को 10 इंस्टॉलमेंट लगेंगे, 10 इंस्टॉलमेंट में देगा, बोला 5.5 लाख। तो ये 5.5 लाख मेरा एचपी प्राइस है, 5 लाख मेरा कैश प्राइस है। ओके, अच्छा हमारे पेमेंट टर्म्स क्या होते हैं? पेमेंट में ना पहले पहले आप एक एक पहला टोकन मनी देते हैं। टोकन मनी, टोकन मनी समझते हैं कि पहला ये लो, जमा करो और मुझे प्रोडक्ट दो, बाकी इंस्टॉलमेंट्स में देंगे। उस टोकन मनी का टेक्निकल अकाउंट्स की लैंग्वेज में नाम है, क्या है, कोई बता सकता है? वेरी गुड, वेरी गुड वैभव जी, वेरी गुड, डाउन पेमेंट। इसको टेक्निकली डाउन पेमेंट बोलते हैं। मतलब हम कार लेने जाएंगे तो सामने वाला बोलेगा भाई देखो 5.5 लाख का कार है आपका हायर परचेज प्राइस पे, एज ऑफ नाउ 1 लाख तो आपको अभी देना पड़ेगा, बाकी 4.5 लाख रुपया आप किस्तों में देंगे। ठीक है, प्लस सेकंड क्या होता है? इंस्टॉलमेंट्स, किस्तें। ठीक है, तो भैया अपना जो कार है ग्रैंड i10, उसकी एचपी प्राइस बोली गई, हमारी एचपी प्राइस बोली गई 5.5 लाख। तो उसने क्या बोला भाई 1 लाख का डाउन पेमेंट लगेगा, इंस्टॉलमेंट्स आपके बाकी बचा 4.5 लाख, इसके आप 10 इंस्टॉलमेंट दे देना, 45,000 ईच इंस्टॉलमेंट, ईच मंथली इंस्टॉलमेंट। आप महीने महीने के 45,000 के 10 इंस्टॉलमेंट्स दे देना। ठीक है बच्चों, तो दिस इज हाउ वी डील विथ। अब आप एक बात ध्यान करेंगे, ईच इंस्टॉलमेंट, जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट है 45,000 की, इसमें ना दो पार्ट्स हैं, इसमें दो पार्ट्स इंक्लूड है। क्या दो पार्ट्स इंक्लूड होंगे आपके हिसाब से? 45,000 में बच्चों दो पार्ट्स क्या इंक्लूड होंगे? कैन यू हेल्प मी आउट? हर इंस्टॉलमेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, हर इंस्टॉलमेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं। मुझे एक्सपेक्टेड है कि बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। एक तो उसमें अपना प्रिंसिपल अमाउंट होता है, दूसरा उसमें क्या इंक्लूड होता है? इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। हर इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल भी होता है, इंटरेस्ट भी होता है। ठीक है बच्चों, मैं एक और फॉर्मूला लिखना चाहूंगा, एक और फॉर्मूला लिखूंगा। वो फॉर्मूला है एच पी प्राइस इज इक्वल टू, आई वुड से, डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट्स, इंस्टॉलमेंट्स प्लूरल। आपकी डाउन पेमेंट है 1 लाख, प्लस 45,000 रुपए की 10 इंस्टॉलमेंट्स हैं, 4.5 लाख, 5.5 लाख। दोस्तों मैंने आपको इक्वेशन नंबर 2 भी दे दिया, बहुत ही सिंपल। मैं पहले बेसिक्स की बात करूंगा, फिर लीगल प्रोविजंस की बात करूंगा, फिर कुछ आपको हिडन हिडन प्रॉब्लम्स बताऊंगा, रियल लाइफ में जो कौन से फेस किए जाते हैं, उसके बाद फिर अकाउंटिंग में चलेंगे। ठीक है, जो भी बहुत नेसेसरी है वही हर चीज अपने को समझनी पड़ेगी। हाँ, और दोस्तों मैं इसमें तीसरा तीसरा भी लिख सकता हूं, क्या तीसरा इक्वेशन लिख सकता हूं? कैन आई राइट, कैन आई राइट माय इंस्टॉलमेंट हैज टू कंपोनेंट, एट वन इज द प्रिंसिपल एलिमेंट, सेकंड इज द इंटरेस्ट एलिमेंट। हर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट भी है, प्रिंसिपल भी है। ध्यान से देखो दोस्तों, मैंने 3 इक्वेशंस यहां पे लिख दी हैं। पहला इक्वेशन मेरा एचपी प्राइस 5.5 लाख इज इक्वल टू कैश प्राइस 5 लाख प्लस 50,000 इंटरेस्ट 5.5 लाख। ये इंटरेस्ट कैसे कंप्यूट हुआ, इसका रेट कैसे लिया, ब्रेक कैसे किया, ये आएगा।
आज ही आने वाला है, डोंट वरी एट। अच्छा, मेरा एचपी प्राइस में क्या आएगा? अब ये 5.5 लाख हम लोग वसूल कैसे करेंगे कस्टमर से? पहले डाउन पेमेंट लेंगे, बाकी उनको किस्तें लेंगे, इंस्टॉलमेंट्स लेंगे बच्चों। सो आई कैन से माय एचपी प्राइस इज इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट्स। और हर इंस्टॉलमेंट में दो कंपोनेंट्स होते हैं, प्रिंसिपल प्लस सम इंटरेस्ट। हम इस टॉपिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखेंगे कि इंस्टॉलमेंट्स को प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कंपोनेंट में तोड़ने का कैसे। देखो, आप कभी भी बैंक में जाते हैं, भाई मेरे को घर का लोन चाहिए, आपको बोलेंगे कितना लोन चाहिए भाई? 10 लाख लोन चाहिए। कितना इंटरेस्ट? ये इंटरेस्ट कितने साल? 15 साल। आपको ईएमआई बता देते हैं कि इतना महीने का भरना पड़ेगा। तो उस ईएमआई में प्रिंसिपल भी इंक्लूड है, इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। आपको पता है कितना प्रिंसिपल कितना इंटरेस्ट है? नहीं पता होता। हम आपको यहां पे सिखाएंगे कि आपको उस ईएमआई को तोड़ना कैसे है। ये टॉपिक सीखने के बाद आपको मैं अगर ऐसा बोल दूं, भाई मेरा मेरा आ, इतना प्रिंसिपल है, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इतने साल में ईएमआई क्रिएट करो, आप ईएमआई कंप्यूट कर पाएंगे? या आपको कोई ईएमआई दे देगा, आप उस ईएमआई को रामपुरी चाकू से तोड़ के प्रिंसिपल इंटरेस्ट अलग अलग करके दे देंगे विद इन फ्यू मिनट्स। आई एम टेलिंग यू, विद इन फ्यू मिनट्स। इसके कुछ शॉर्टकट फॉर्मूले भी हैं, यू हैव डन इन योर मैथ्स। एनयूटी वाले फॉर्मूले लगते हैं। दोस्तों, आप बात करेंगे, यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक सबको क्लियर है क्या बच्चे लोग? कुछ डाउट है तो पूछो। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन। साथ में लिखेंगे, अच्छा है। कुछ नहीं लिख पाए तो दिक्कत नहीं है, मैं आपको ये पीडीएफ भेजने वाला हूं। कोशिश करो लिखने का। समझो कोई चीज एक आध लाइन एक आध पॉइंट लिखना रह गया तो दिक्कत नहीं, जगह छोड़ दो, बाद में फिर आप पीडीएफ से 5 मिनट में लिख देना वो। लेकिन लेकिन आपकी नोटबुक में एक एक बात लिखी होनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं। आप बोलेंगे सर ये हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट का ये अलग अलग नाम क्यों है? दो कॉन्सेप्ट्स अलग अलग क्यों हैं? क्या है, कैसे हैं? तो मैं ऐसा बोलूंगा, क्रेडिट बेसिस। क्रेडिट बेसिस के दो तरीके हैं। एक होता है हायर परचेस बेसिस, एक होता है इंस्टॉलमेंट बेसिस। अब आप इन दोनों को समझने की कोशिश करेंगे, मैं इनकी मेन मेन पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। ऐसे तो बहुत सारी डिफरेंस वाली पॉइंट्स हैं, मॉड्यूल में डिस्टिंक्शन लिखा भी हुआ है। मैं मेन मेन लीगल पॉइंट्स जो मेन मेन है वो कवर करूंगा दोस्तों। एक आप बात बताइए, एक आप बात बताइए, बहुत सिंपल बात बताइए। आप जाते हैं भाई, ग्रैंड i10 कार लेके आए शोरूम से इंस्टॉलमेंट बेसिस पे। अब आप बताइए इसका मालिक कौन? इसकी इंस्टॉलमेंट्स चलेंगी, समझो इसकी इंस्टॉलमेंट 3 साल चलेंगी, 3 साल चलेंगी इंस्टॉलमेंट्स। अब बताओ इसका मालिक कौन? इसका मालिक कौन? ऑप्शन नंबर 1, जो डीलर जिसने आपको बेचा है कार, या आप जिसने खरीदा है। देखो, जो बेचता है उसको हम वेंडर बोलेंगे, जो खरीदता है उसको हम परचेसर बोलेंगे। हायर वेंडर, हायर परचेसर। जो इंस्टॉलमेंट्स पे बेचता है वो हायर वेंडर है, जो इंस्टॉलमेंट्स पे खरीदता है हायर परचेसर है बच्चों। अब आप मुझे बताएंगे, 3 साल तक ये इंस्टॉलमेंट्स परचेसर वेंडर को पे करता रहेगा, तो जब तक इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट नहीं होती तब तक मालिक कौन? मालिक कौन? ओके, आपके हिसाब से मेजॉरिटी ऑफ यू फील दैट जो बेचता है वो मालिक है, लेकिन हमारे किसी बंदे ने बोला कि नहीं सर, परचेसर मालिक है, हम मालिक हैं, डीलर मालिक नहीं, हम मालिक हैं। दोस्तों,
ध्यान करना, हायर परचेस बेसिस में क्या कॉन्सेप्ट है? ओनरशिप इज transferred when all installments are cleared. Higher purchase basis पे ownership will remain with vendor till the time last installment is paid off. मतलब मालिक कौन रहेगा जब तक इंस्टॉलमेंट्स क्लियर नहीं हुए? वेंडर विल रिमेन द ओनर ऑन पेपर, ऑन पेपर. But in case of installment system, the rule is different. Ownership is transferred immediately on sale on installment basis. मतलब आप जैसे कार खरीद के आएंगे ना, उसी टाइम आप ओनर बन जाएंगे. डाउन पेमेंट किया, कार लेके आए, आप ओनर बन जाएंगे. Purchaser will become owner immediately at the time of purchase. Yes, this is the major difference. This is the major difference. अच्छा, अच्छा, सेकंड मेजर डिफरेंस क्या है? सेकंड, ऐसे तो 10 डिफरेंस है मॉड्यूल में, सब दिए हुए हैं. 10 डिफरेंस है मॉड्यूल में दिए हुए हैं. मेन लीगली जो दोनों में टक्कर है, दोनों में मेन डिफरेंस है, वो बात करूंगा. दोनों अलग अलग एक्ट के थ्रू कवर होते हैं. वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है. अब दोस्तों ध्यान करना, समझो समझो मैंने बीच में ना इंस्टॉलमेंट्स देना बंद कर दिया. लॉकडाउन आ गया, पैसा नहीं आ रहा है, इंस्टॉलमेंट्स देना बंद कर दिया. अब वो डीलर मेरे पास आता है, भाई इंस्टॉलमेंट्स दो. मैं बोला नहीं है पैसा, जो करने का कर. तो वो क्या कर सकता है? वो क्या कर सकता है? मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं वापस. पहला ऑप्शन, क्या वो मेरा कार वापस लेके जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, क्या मेरे पे केस करेगा? क्या मेरा गाड़ी वापस लेके जाएगा कि मेरे पे केस करेगा? ऑप्शन 1 की ऑप्शन 2. हमारे दोस्त बोल रहे हैं कि सर, ओके ओके, वी गॉट वेरी गुड आंसर्स. होशियार बच्चे हैं यार. सुनील ने बोला, नहीं, पारस बोलता है सर, वेंडर विल रिकवर गुड्स इन हायर. ओके ओके, वन वन वन, मतलब गुड्स वापस लेके जाएंगे. दोस्तों ये भी अलग अलग पॉसिबिलिटीज है. देखो, आप सामान, डीलर सामान कभी वापस ले सकता है जब वो मालिक है. और कौन से केस में वो मालिक है? फर्स्ट केस में. हायर वेंडर कैन repossess the goods on default by higher purchaser. अगर हायर परचेजर डिफॉल्ट करता है, पैसा नहीं देता है, तो वेंडर हैज राइट टू रिकवर. वो रिकवर मतलब गुड्स वापस लेके जाएगा, आएगा आपके घर में, आपकी कार लेके चला जाएगा. आपकी कार लेके चला जाएगा. समझो आपने हुंडई का शोरूम से परचेज किया इसको, हुंडई के शोरूम वाले आएंगे, आपकी कार उठा के लेके जाएंगे. यही कार फिर बाद में ना ऑक्शन में बिकेगा. वो अगर आपके बैंक से फाइनेंस किया हुआ है तो, नहीं तो ये लोग भी सेकंड हैंड कार करके बेचना स्टार्ट करेंगे. अब दोस्तों, अगर आप इंस्टॉलमेंट बेसिस पे बेचते हैं, अब यहां पे ना ओनरशिप परचेसर के पास जा चुका है. अब मैंने इंस्टॉलमेंट बेसिस पे खरीदा, मैं मालिक हूं. अभी मैं मालिक हूं, हिम्मत है कि डीलर मेरी कार को हाथ लगा के दिखाए. वो मेरी कार को हाथ नहीं लगा सकता. भले मैंने इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, वो मेरी कार को हाथ नहीं लगाएगा.
क्योंकि मालिक मैं हूं, परचेजर मालिक है। तो डीलर क्या कर सकता है, मेरे पे केस कर सकता है। वो मेरे पे केस कर सकता है, भाई ये पैसा नहीं दे रहा। जैसे जैसे हम अगर किसी को क्रेडिट पे बेचते हैं, कस्टमर को नॉर्मल बिजनेस में 2 3 4 महीने का क्रेडिट देते हैं, पैसा नहीं आता तो हम केस करते ना, पैसा नहीं दे रहा है, वैसा वाला केस है। गुड्स बिक गए, गुड्स बिकने के बाद आप गुड्स वापस नहीं ले सकते क्योंकि ओनरशिप गॉट ट्रांसफर्ड। अब आप पैसे के लिए केस कर सकते हैं, भाई पैसा नहीं दे रहा है। सो वेंडर कैन sue the purchaser for money due। वो केस करेगा, गुड्स नहीं ले सकता। अच्छा चलो बढ़िया बच्चों, ओके वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा, होशियार बच्चे हैं। वैभव एकदम लगता है होमवर्क करके बैठता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं बच्चों, थोड़ा सा इसके ऊपर ज्ञान करते हैं। आपको समझो एक काम करना है इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, आप कौन से बेसिस पे करना चाहेंगे, हायर परचेज बेसिस पे करना चाहेंगे, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे? आप डीलर बनना चाहते हैं, आप गाड़ी का शोरूम खोलते हैं, आप टीवी का शोरूम खोलते हैं, आप वॉशिंग मशीन का शोरूम खोलते हैं, आप इंस्टॉलमेंट बेसिस पे प्रोडक्ट बेचते हैं, आप कौन सा मेथड पसंद करेंगे, एचपी वाला कि इंस्टॉलमेंट वाला? एचपी एचपी एचपी, ओके एचपी 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 एचपी। अच्छा, एचपी वाला मेथड से आपको फायदा होगा क्योंकि आप एचपी वाले में आपको दिमाग में यही बात है, भाई जाके सामान वापस ले लेंगे, पैसा नहीं दिया सामान वापस। ओके, चलो एक छोटा सा केस स्टडी ले लेते हैं इस बात को समझने के लिए। केस 1, चलो बच्चों, आपने आपने अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट किया कि मैंने बहुत सारे पेरेंट्स सपने देखे हैं, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, मुझे पैसे दो, मुझे शोरूम खोलना है। तो आपने क्या किया, ध्यान से समझना, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर विथ एग्जांपल दे रहा हूं। आपने क्या किया, एक शोरूम खोल लिया, बहुत बढ़िया सा शोरूम खोल लिया। किसका शोरूम खोला आपने? आपने कौन सा प्रोडक्ट का शोरूम खोलने का इच्छा है आपका? आपने बोला सर आजकल टीवी अच्छा चलता है, टीवी का शोरूम खोलेंगे। आपके दुकान में छोटा टीवी रखा, बड़ा टीवी रखा, बड़ा टीवी रखा, बड़ा बड़ा टीवी रखा। ठीक है बच्चों, और यहां पे आप बैठ गए, यू आर नियर स्टैंडिंग हियर फॉर द कस्टमर्स टू कम। ठीक है, आप में से एक बच्चे ने ये दुकान खोल लिया टीवी का। आपने अपने पेरेंट्स को बोला कि हम लोग हायर परचेज बेसिस पे हम लोग शोरूम खोलेंगे, बहुत माल बिकेगा, टेंशन ही मत करो। पेरेंट्स भी खुश, ठीक है, दे दिया पैसा उन्होंने बेचारों ने, आपने शोरूम खोल लिया। चलो वहां से मैं जा रहा था, मेरे बच्चों ने मुझे बोला था, मैं छोटा मोटा टीचर, बोला कि पापा टीवी लेके आना। तो मैं भी इसी रास्ते से जा रहा था, तो आपने मुझे देखा, मैंने आपको देखा, आपने बोला आइए सर चाय कॉफी पीजिए, मैं आ गया आपके पास। बोला क्या चाहिए? बोला एक्चुअली टीवी खरीदने निकला हूं। बोला सर है ना, ये देखो टीवी कितना चाहिए? तो मैंने बोला मेरे पास अभी 5,000 रुपए हैं, तो मुझे ये छोटा सा टीवी दे दो। बोला सर ऐसा मत करो, आप बड़ा टीवी लेके जाओ। बोला पैसा ही नहीं है। बोला आप टेंशन क्यों करते हैं, आप टेंशन क्यों करते हैं, हम आपके साथ हैं, आपको मैं इंस्टॉलमेंट पे दे देता हूं। ओके, हम भी खुश। चलो, बोला सर आप मुझे डीपी दे दो, कितना लाए? मैं बोला 5,000। ले लो 5,000। अच्छा टीवी कितने का है? टीवी है, टीवी है 3 लाख रुपए का। अरे वाह, बढ़िया टीवी ले लिया हमने, प्लाज्मा टीवी ले लिया, ऐसा घर में थिएटर के जैसा दिखेगा। अब दोस्तों, आपने डीपी दे दिया, मैंने डीपी दे दिया आपको, मतलब आप ओनर हैं, आपने डीपी ले लिया। आपने बोला कि सर इसका जो आप ना 1 2 3 4 किस्त में ना क्लियर करना। मैं बोला कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाना, पैसा दे दूंगा मैं।
ठीक है ना। बोला सर ये किस्त 6 6 महीने का होगा, हर 6 महीने में एक किस्त आपको भरनी है। मैं बोला कोई दिक्कत नहीं, तुम आ जाना, टेंशन मत करो। 6 महीने हो गए, आप मेरे घर में आ गए, दरवाजा खटखटाया, मैंने दरवाजा खोला, मैं बोला कौन हो तुम? बोला सर पहचानना भूल गए क्या, मैं आपका स्टूडेंट, टीवी टीवी। बोला कौन सा टीवी? अरे आपने मेरे से टीवी लिया था हायर परचेज बेसिस पे। बोला अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, बोल बोल क्या हाल है? बोला सर इंस्टॉलमेंट। मैं बोला नहीं है पैसा। बोला सर ऐसा मत करो, इंस्टॉलमेंट दो, टाइम हो गया है मेरे पास। मैं बोला पैसा ही नहीं है। बोला सर आप अगर पैसा नहीं देंगे मैं आप टीवी उठा के लेके जाऊंगा, ये हायर परचेज बेसिस पे है, मैंने आपको टीवी हायर परचेज बेसिस पे दिया है, मैं टीवी उठा के ले जाऊंगा। मैंने बोला लेके जा, आजा अंदर आजा। बोला आजा चाय भी पी के जा। आया अंदर, आप अंदर आए, देखा, हॉल में गए, टीवी देखा, टीवी था ही नहीं। तो बोला टीवी के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे बच्चों ने, मेरे मेरे बच्चे आपस में झगड़ गए थे एक दिन, और एकदम फुटबॉल खेलते हैं, दोनों फुटबॉल प्लेयर्स हैं, जोर से टीवी को झगड़े में फुटबॉल मार दिया, टीवी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब बेचारा टीवी का एक पार्ट इधर है, दूसरा पार्ट उधर है, बेचारा नीचे पड़ा है इधर उधर, अभी उसके साथ टाइम पास करते हैं वो लोग। मैं बोला लेके जा टीवी। बोला टीवी आपने तोड़ दिया 3 लाख का। बोला सर ये तो दिक्कत की बात है। बोला तू लेके जाना टीवी, क्या टेंशन है, पैसा नहीं है मेरे पास। बोला टीवी भी नहीं है, अब क्या करें? क्या आप मेरे ऊपर केस कर सकते हैं? क्या आप, मैं डिफॉल्ट कर रहा हूं, मैं डिफॉल्ट कर रहा हूं, क्या आप मेरे ऊपर केस कर सकते हैं कि नहीं बच्चों? आंसर इज, आंसर इज व्हाट डू यू फील? क्या आप मुझे, मेरे ऊपर केस कर सकते हैं? बाकी 2,95,000 मैंने नहीं दिया आपको, आप मेरे ऊपर केस, आप मेरे ऊपर केस नहीं कर सकते। जाओ जो करने का है जाओ, नहीं कर सकते, क्योंकि हायर परचेज सिस्टम में आपके पास केवल एक ही राइट है, राइट टू रिपोजेस, राइट टू स्यू है ही नहीं आपके पास। बोला सर ये तो दिक्कत वाली बात हो गई, अभी तो हमें लगा कि हायर परचेज बेस्ट है, तो आपने बोला कि गुड्स रिपोजेस कर सकते हैं, और अगर गुड्स नहीं तो रिपोजेस नहीं, केस भी नहीं कर सकते आप। बहुत बढ़िया। चलो, तो अभी अभी अपना एक ओपिनियन है कि यार ये हायर परचेज वाला मेथड तो थोड़ा दिक्कत वाला है, नुकसान कर देगा। सामने वाले ने अगर गुड्स डिस्ट्रॉय कर दिए, गुम कर दिए, आप कुछ नहीं कर सकते, लड़ाई झगड़ा के अलावा कुछ नहीं कर सकते लीगली आप। रेमेडी है ना, इंस्टॉलमेंट बेसिस, गो फॉर इंस्टॉलमेंट बेसिस। इंस्टॉलमेंट बेसिस पे आप कम से कम केस तो कर सकते हैं। बोला हाँ यार इंस्टॉलमेंट बेसिस। तो हमारा हमारा दूसरा एक स्टूडेंट है, दूसरा एक स्टूडेंट है इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, उसने देखा यार ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है, तो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे शोरूम खोल दिया। माँ बाप को बड़े बड़े ड्रीम्स दिखाए, बड़े बड़े ड्रीम्स दिखाए, बोला मेरे को शोरूम खोलना है, ले पैसा ले बेटा, चलो कौन सा शोरूम खोलेगा? मैं तो कार का शोरूम खोलेगा, बड़ा काम करेगा, छोटा मोटा काम नहीं करेगा। ठीक है, कार का शोरूम खोल दिया, बढ़िया सा हुंडई का कार है, अपने को कार वही चाहिए था, याद है, ग्रैंड i10। अब तो और आ गई, अभी क्रेटा चाहिए, क्रेटा। चलो बहुत बढ़िया, बोला सर बड़े बड़े सपने, आप सीए बनो, आपके भी सपने बड़े बड़े हो जाएंगे। अब वापस मुझे घर में कार चाहिए, बिकॉज अभी बच्चे बड़े हो गए हैं, टू व्हीलर पे नहीं सेट हो रहे हैं। बोला कार लेके आओ, चलो भाई निकला कार लेने। फिर से अपना एक स्टूडेंट दिखा, बोला बुलाया सर इधर आओ, क्या चाहिए? बोला कार लेने थी। बोला ओके सर, कार चाहिए था, ले लो आप कार, कौन सा कार चाहिए? मैं बोला यार छोटा सा आल्टो दे दो, ये पैसा नहीं था ना इतना, तो अभी कार का शोरूम है, और आपने ये शोरूम खोला है,
लेकिन आपने इसको ना अभी कौन सा मेथड से रखा है, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे। आपने बोला एचपी वाला सिस्टम ठीक नहीं, आपके दोस्त ने बताया था, डूब गया पैसा। अब इंस्टॉलमेंट बेसिस पे मैं आपसे कार लेने आ गया, आपने बोला कौन सा, मैं बोला अल्टो, बोला नहीं सर क्रेटा ले लो। अब क्रेटा कितने में आता है मुझे बताओ तो जरा, कुछ 8-10 लाख में आता होगा ना? अरे बताओ ना, इतना तुमको नॉलेज है। बोला सर हम छोटी मोटी कार का नॉलेज ही नहीं रखते, हम तो ऑडी वॉडी का वैल्यू बताएंगे आपको। ऐसा मत करो, हम छोटे मोटे टीचर हैं तो हमको छोटा ही बताओ। 8 लाख का, ठीक है ना? तो हमने क्रेटा वाला कार ले लिया 8 लाख रुपए का, बट उसमें ना, उसमें हमने इंस्टॉलमेंट मांगा, अरे 15 लाख बोलता है ये। ऐसा मत करो, समझो इंस्टॉलमेंट में मिला के 9 लाख रुपए का कार है। इंटरेस्ट जोड़ के 9 लाख रुपए का कार है। मैंने कार ले लिया आपसे और कार लेके घर चला गया। अच्छा, मैंने आपको डाउन पेमेंट किया, बोला सर आप अपने ही हैं, डाउन पेमेंट थोड़ा दे दो। मैं बोला यार मेरे पास डाउन पेमेंट तो है ही 20,000 रुपया। बोला सर कोई दिक्कत नहीं, दे दो आप। बोला बाकी आप 10 किस्तों में दे देना। दे दूंगा। टाइम हुआ, किस्त लेने आ गए आप, फिर दरवाजा खटखटाया। मैंने बोला कौन है? बोला सर आपका स्टूडेंट। बोला कौन स्टूडेंट, मैं आपको जानता ही नहीं हूँ। बोला सर कार लिया था क्रेटा। बोला बताओ बताओ, अरे हाँ हाँ याद आया याद आया, बताओ बताओ। बोला सर वो इंस्टॉलमेंट लेने आया था। बोला काहे का इंस्टॉलमेंट, नहीं देगा, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। बोला ऐसा मत करो सर, आप अगर मुझे इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे तो मैं रेस्पेक्ट भूल जाऊंगा, आप सर है मैं भूल जाऊंगा, मैं तो फिर आपके ऊपर केस लगा दूंगा। लगाओ केस। मैंने बोला लगाओ केस, जो करने का करो। कौन सी कोर्ट में लगाएगा? बोला मैं उल्लासनगर कोर्ट में लगाएगा। बोला लगाओ, बॉम्बे कोर्ट में लगाओ, क्या प्रॉब्लम है? तो आपने क्या किया, मेरे पे केस लगा दिया। मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। क्यों टेंशन नहीं है? आपने मेरे पे केस कर दिया तो क्यों टेंशन नहीं है? क्यों टेंशन नहीं है? अरे केस किया है ना, चलेगा ना 20 साल, क्या टेंशन है? चलेगा, तारीख पे तारीख लेते रहेंगे, 20-25 साल, तब तक कार भी खत्म हो जाएगा, मैं भी पता नहीं बूढ़ा हो जाऊंगा, आप भी बूढ़े हो जाएंगे, हमारे बच्चे लड़ेंगे फिर आपस में, तब तक शोरूम ही बंद हो जाएगा आपका। बोला सर ये तो बहुत टेंशन वाली बात है, दिक्कत वाली बात है। अल्टीमेटली आप क्या बोलना चाहते हैं? क्या हम इंस्टॉलमेंट बेसिस पे काम ही नहीं करें, हायर परचेज बेसिस पे भी नहीं करें? तो बोलते हैं आज के जमाने में चलता ही यही है। हाँ दोस्तों, ध्यान करना, अगर आप एचपी बेसिस पे करेंगे तो सामने वाला गुड्स अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, केस भी नहीं करेंगे। आप इंस्टॉलमेंट बेसिस पे करेंगे तो दिक्कत क्या है, केस का दिक्कत है, केस का दिक्कत है दोस्तों। तो क्या करना चाहिए? आइडियली, आइडियली इफ इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, मैं आपको कुछ कंडीशंस बता रहा हूं। गो फॉर एचपी बेसिस। कौन सी कंडीशंस होंगी? गुड्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इजीली। मतलब जैसे टीवी है, ऐसा फुटबॉल मारा तोड़ दिया, ऐसे गुड्स नहीं होने चाहिए। दूसरे ऐसे गुड्स होने चाहिए, सच गुड्स कैन बी इंश्योर्ड, आप उसका इंश्योरेंस करा सकते हैं, क्योंकि क्या होगा ना, गुड्स डैमेज भी हो गए तो इंश्योरेंस क्लेम मिलना चाहिए आपको, ठीक है ना?
एंड तीसरा, सच गुड्स हैव, आप वापस लेके आए तो बेच पाने चाहिए ना मार्केट में, वापस रीसेल होना चाहिए मार्केट में। ऐसे कौन से गुड्स हैं, एक दो एग्जांपल ले लूं मैं। कार, हाउस, बाइक, एक्सेट्रा। मतलब आपका कार का शोरूम है, आप घर के लिए लोन देते हैं, आप मॉर्गेज लोन देते हैं, आप बाइक के लिए लोन देते हैं, गो फॉर हायर परचेस। क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं, घर है, डिस्ट्रॉय तोड़ थोड़ी देगा घर को, आप रिपर्चेस करके उसको रीसेल कर सकते हैं। कार को ऐसे इजीली थोड़ी तोड़ सकता है टीवी जैसा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसे गुड्स जो डिस्ट्रॉय जल्दी नहीं हो, जो इंश्योर कर सकते हैं, जो रीसेल कर सकते हैं, उनमें एचपी बेसिस, जैसे गुड्स वापस ला सके आप और बेच सके, पैसा वसूल करें। एंड इफ above conditions are not satisfied, go for इंस्टॉलमेंट बेसिस। एग्जाम्पल आप खुद ही बता देंगे, टीवी, एसी, ये छोटे छोटे जो सामान घर के होते हैं, वॉशिंग मशीन, एक्सेट्रा। एक तो इनका वैल्यू भी बहुत ज्यादा नहीं रहता, तो रिस्क ऑफ लॉस भी मीडियम है, और क्योंकि ये वापस लाना, हो सकता है सामने वाले ने इसको तोड़ दिया तो लाना पॉसिबल नहीं है, तो एचपी बेसिस पे नहीं जाने का, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे जाने का। बात समझ रहे हैं कि नहीं? सो दिस इज व्हाट वी शुड बी डूइंग। एनी ऑब्जेक्शन सर? फिर सुनील जी, रहता है ऐसा कुछ नहीं, आप नोटिस वोटिस बेच सकते हैं, लेकिन जो प्रोविजंस हैं मैंने आपको बता दिए, कॉन्ट्रैक्ट के जो प्रोविजंस हैं, सेल ऑफ गुड्स के जो प्रोविजंस हैं आपको बता दिए। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आप रिपरचेस नहीं कर सकते बेचा हुआ माल, क्योंकि ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड। हाँ, अब ईएमआई क्या होता है? देखो मैं एक बात बताता हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आपको, ईएमआई इज इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ध्यान से समझना बच्चों, मैं आपको ना एक बहुत अच्छा स्टोरी बताता हूं। ये डीलर का शोरूम है, ये आप हैं, ये आप हैं, बहुत बढ़िया दिख रहे हैं देखो। ये डीलर है बंदो, ये डीलर है। आप इस डीलर से कार खरीद रहे, आपने बोला मुझे इंस्टॉलमेंट बेसिस पे चाहिए। दोस्तों, इंस्टॉलमेंट बेसिस इज काइंड ऑफ अ फाइनेंसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। लोन पे फोन, लोन पे कार, काइंड ऑफ अ लोन पे कार। ऐसा बोला जाता है कि काइंड ऑफ डीलर ने आपको वो लोन दिया है जो आप किस्त भर रहे, इंटरेस्ट के साथ, लोन पे इंटरेस्ट लगता है ना। तो दोस्तों, देर इज वन मोर बेटर ऑप्शन, देर इज वन मोर बेटर ऑप्शन, एक और तीसरा बंदा भी है, बैंक। आपके पास ना दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप लोन डीलर से लो, या तो आप लोन बैंक से लो। जब आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे कोई भी प्रोडक्ट ईएमआई पे परचेस करते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स मांगता है, यस और नो? उस केस में मालूम है होता क्या है? उस केस में आप लोन फाइनेंसिंग किससे करवाते हैं? बैंक से करवाते हैं। उस केस में क्या होता है ना, उस केस में व्हाट हैपेंस, बैंक है ना, बैंक है ना डीलर को पेमेंट दे देता है, और आपसे
आपसे इंस्टॉलमेंट्स लेता है। बैंक डीलर को पेमेंट दे देता है और आपसे इंस्टॉलमेंट, बैंक डीलर को ना कैश प्राइस दे देगा और आपसे इंटरेस्ट जोड़ करके इंस्टॉलमेंट्स लेगा। तो यहां पे आप जो ईएमआई पे करेंगे, ईएमआई जो पे करेंगे वो डीलर को नहीं पे करेंगे, वो आप बैंक को पे करेंगे। ये इंस्टॉलमेंट सिस्टम वाला हो गया, ओनरशिप आपको दिया जाता है यहाँ पे। अब अगेन एचपी टर्म्स लिखा होता है, आप कभी भी कोई भी गाड़ी लेके आओ, उसमें आपके जो आरसी बुक होता है उसमें लिखा होता है, अगर लोन लिया तो, कि एचपी टर्म्स, उसमें रिपोजिशन राइट्स होते हैं, एचपी टर्म्स लिखा तो। एक और बात आप ध्यान देना बच्चों, एक और बात, आप डायरेक्टली डीलर, अभी बीच में बैंक को नहीं लाएंगे तो भी चलेगा, डीलर आपको फाइनेंस करेगा। डीलर बोलेगा ठीक है डाउन पेमेंट दो, बाकी इंस्टॉलमेंट्स दो, बैंक को बीच में नहीं लाते हैं। ऊपर ऑन नहीं किया ना, इज इट विजिबल नाउ? ऊपर प्ले का बटन ऑन नहीं किया, ओके। अच्छा बच्चों, विजिबल है, ऑडिबल है? नो, जस्ट अ मिनट, वेट फॉर 1 मिनट, इट विल बी डन।
See, is it visible and audible now? Both now? Okay, chalo. Thanks a lot. Sorry for inconvenience. We had a light cut out, so we are back now. अच्छा, हम कहाँ पे थे? एक और बात ध्यान करना दोस्तों, एक बात अलर्ट रहना इस बात पे। आप जरा अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, सबको ये बात के लिए अलर्ट कर देना। समझो आप डीलर के पास जाते हैं, भाई डीलर डीलर मुझे कार चाहिए, आप कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे इंस्टॉलमेंट बेसिस पे? डीलर बोलता है भाई ज्यादा नहीं लगाऊंगा, आप टेंशन ही मत करो, टेंशन ही मत करो, मैं आपसे ना 7% इंटरेस्ट लूंगा। आप बोलते यार क्या बात है, 7% इंटरेस्ट, वेरी गुड। फिर आप बैंक के पास गए, बैंक बैंक आप कितना इंटरेस्ट लेंगे? मैं डीलर से कार लेते हैं, तो बैंक बोलता है ज्यादा नहीं लगाएंगे, 11% लगाएंगे। तो हमने बैंक को बोला भाई 11% ज्यादा नहीं है तुम्हारा, वो डीलर तो 7% ले रहा है। तो बैंक बोलता हम तो 11 लगाएंगे। आप मुझे बताओ आप कौन सा वाला ऑप्शन में जाएंगे, 7% डीलर वाला कि 11% बैंक वाला? डीलर बोलता है तू टेंशन ही मत कर यार, 7% इंटरेस्ट है, मेरे को टेंशन ही नहीं है, मैं तेरे को हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट लगाएगा, क्या टेंशन करता है तू? बैंक बोलता हम तो 11% लगाएंगे। तो आप कौन सा वाला इंटरेस्ट में जाएंगे, बैंक वाला 11% की डीलर वाला 7%? आपको बेनिफिट चाहिए, आपको कॉस्ट बेनिफिट चाहिए। बोलते हैं 11% में जाएंगे, ऐसा कैसे? डीलर आपको 7% में दे रहा है बंधु। दोस्तों याद रखना, 7% में एक एक वर्ड वो आपको थोड़ा आस्ते बोलेगा। 7% फ्लैट, फ्लैट आस्ते बोलेगा। और बैंक आपको बोलेगा 11% रिड्यूसिंग। फ्लैट और रिड्यूसिंग का मतलब है, ध्यान से समझना, 7% फ्लैट का मतलब है स्टार्टिंग से लेके एंड तक इंटरेस्ट फुल अमाउंट पे लगेगा, फुल अमाउंट पे लगेगा जितना आप लोन लेते हैं। और रिड्यूसिंग का मतलब है हर महीने जो आप लोन रिपे करेंगे तो बाकी लोन पे इंटरेस्ट आगे लगेगा। फिर आप लोन रिपे करेंगे, किस्त भरेंगे, फिर प्रिंसिपल अमाउंट कम होगा, लोन कम होगा, फिर इंटरेस्ट भी कम करेंगे। इंटरेस्ट का रेट वही रहेगा बट प्रिंसिपल अमाउंट आपका कम होता जाएगा तो इंटरेस्ट भी कम होता जाएगा, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग। और डीलर आपको रिड्यूसिंग नहीं दे रहा है, डीलर आपको क्या बोलता है, 7% फ्लैट। दोस्तों अगर आप कैलकुलेशन करेंगे 7% फ्लैट, इफेक्टिवली वो डबल मतलब 14% हो जाता है। वो कैलकुलेशंस है ऐसे। तो ध्यान करना, डीलर जब भी आप किधर भी इंस्टॉलमेंट बेसिस पे जा रहे हैं, किधर भी, एक बात आप ध्यान करना, जो इंटरेस्ट लगाया जाता है वो फ्लैट है, फ्लैट अमाउंट पे, होल अमाउंट पे, पूरे टेन्योर में लगेगा कि रिड्यूसिंग बैलेंस के हिसाब से लगेगा? शुड ऑलवेज गो फॉर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मतलब जैसे जैसे आप किस्त भरेंगे आपका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल लोन कम होगा, इंटरेस्ट भी कम होना चाहिए। फिर दूसरा किस्त भरेंगे और आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल लोन कम होगा और इंटरेस्ट कम होना चाहिए। डीलर ऐसा नहीं करेगा, डीलर आपको हर किस्त में सेम इंटरेस्ट लगाएगा, फ्लैट। तो दैट इज वाई डीलर ऑप्शन 7% इज कॉस्टलियर देन बैंक 11%। हाँ 14% हो जाएगा, वो लगभग डबल हो जाता है, डबल हो जाता है। देखो आप बोलेंगे सर ये हमको पता नहीं चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। लेमैन, कॉमन मैन को नहीं समझता है। डीलर क्या बोलेगा, ये तुम्हारा गाड़ी है, ये तुम्हारा बाइक 80,000 का है, मैंने 7% इंटरेस्ट जोड़ के ना कैलकुलेट किया ना 80,000 बैठता है। आप बोलेंगे हाँ ठीक। अब आपको कैलकुलेशन आता है क्या कि 7% रिड्यूसिंग है कि फ्लैट है? आता ही नहीं तो कहां से समझेगा? ये कॉमन मैन को समझता है क्या? नहीं समझता। चलो एनीवेज, तो याद रखना, आप इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे होता है, उसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे। अब दोस्तों मैं इस टॉपिक में ना आगे बढ़ूंगा। इस टॉपिक में
मेरे आगे के कॉन्सेप्ट्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अभी मैं डिस्कस करूंगा। जो आपके इंस्टॉलमेंट्स होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। तीन टाइप के इंस्टॉलमेंट्स होते हैं। मैं इसको ना एकदम तोड़ के दे दूंगा टॉपिक को, जैसे आपको समझने में बहुत आसानी हो। बहुत ही इजी टॉपिक है, एक बार आपने कॉन्सेप्ट एंड कैलकुलेशंस को समझ लिया तो। एक, इक्वल इंस्टॉलमेंट। हर महीने या हर साल या हर 6 महीने जो भी है, इक्वल अमाउंट पे करना है। इसको आप ईएमआई बोलते हैं, ईएमआई। ज्यादातर इंस्टॉलमेंट्स ईएमआई इक्वल इंस्टॉलमेंट्स होते हैं। आप कोई भी घर लेते हैं, कार लेते हैं, आप सामने वाला आपको क्या बोलता है, भाई तुम्हें हर महीने 9,000 देना है ईएमआई, हर महीने तुम्हें 20,000 ईएमआई देना है, फिक्स्ड अमाउंट दे देता है आपको। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। अब दूसरा जो होता है ना, अनइक्वल इंस्टॉलमेंट्स, रादर आई वुड से, मैं इसको और अच्छा समझने के लिए ना कैटेगरीज को थोड़ा सा बदलना चाहूंगा, आपको और अच्छा समझेगा। मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, फिर उसको सब डिवाइड करूंगा। अब मैं दूसरा क्या बोलूंगा ना, अनइक्वल इंस्टॉलमेंट्स। अनइक्वल इंस्टॉलमेंट्स भी होते हैं क्या? यस बच्चों, अनइक्वल इंस्टॉलमेंट्स भी होते हैं। एक मिनट। ओके। अनइक्वल इंस्टॉलमेंट्स कैसे होते हैं? देखो, हर इंस्टॉलमेंट में दो कंपोनेंट्स होते हैं, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट। अनइक्वल इंस्टॉलमेंट्स दो टाइप के होते हैं। क्या होता है? प्रिंसिपल सेम इन ईच इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट फ्लक्चुएट्स। आप सामने वाले को क्या बोलते हैं, तुम ऐसा करो, जो प्रिंसिपल है ना वो सेम रखो हर इंस्टॉलमेंट में, प्लस इंटरेस्ट जितना बैठेगा उस पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट का जितना बैठेगा वो कैलकुलेट करके ऐड कर देना। तुम ऐड कर देना। बोला सर एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल समझो, तुमने 5 लाख, 5 लाख कैश प्राइस है ग्रैंड आई 10 का, ठीक है? 5 लाख कैश प्राइस है, ठीक है? 5.5 लाख रुपए का उसका एचपी प्राइस है, जो भी इंटरेस्ट लगाएंगे 10%, 8%। तो आपने डीलर को क्या बोला, तुम मेरे से 1 लाख ले लो डाउन पेमेंट, ओके। बाकी कितना बचा? 4 लाख। 4 लाख को 10 में डिवाइड करो, बोला 40,000। 40,000 प्रिंसिपल मेरे से लेना हर इंस्टॉलमेंट में, प्लस इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, जितना बैठा जोड़ देना। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, जितना बैठा उस 40 में जोड़ देना। तो what will happen? Every installment will have principal of 40, 40, 40, 40,000 plus interest as calculated will be added. टारगेट क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट कांस्टेंट रखेंगे, हर इंस्टॉलमेंट में 40 रखेंगे। ओके। तो बोला सर फिर नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है? इसमें ना प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट फ्लक्चुएट्स इन ईच इंस्टॉलमेंट। बोला ये कैसा? देखो, हमने ना सामने वाले को बोला, देख भाई बात को समझना, हे डीलर, डीलर बात को समझना, मेरा जो बिजनेस है ना वो सीजनल है। साल के 6 महीने बहुत बढ़िया सीजन चलता है, 6 महीने ना आराम रहता है। तो तुम एक काम करना, मेरी जो किस्त बनाना ना, सीजन में ज्यादा वाला किस्त बनाओ, ऑफ सीजन में कम वाला बनाओ। तुम सीजन में मेरे से 60,000 प्रिंसिपल लेना, प्लस इंटरेस्ट जो बैठेगा, ऑफ सीजन में 20 का इंटरेस्ट, सॉरी 20 का प्रिंसिपल, बाकी इंटरेस्ट जो बैठा।
तो आपने उसको रिक्वेस्ट किया कि तुम मेरे से ना फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट ले ना फिक्स्ड प्रिंसिपल ले, तुम मेरे को ना मेरे हिसाब से बना के दे। मेरे को ना सीजन ऑफ सीजन के हिसाब से कैश आता रहता है, तो सीजन में ज्यादा दे पाऊंगा, ऑफ सीजन में कम, सीजन में ज्यादा कमाता हूं ना मैं, कमाई में से दूंगा अपना इंस्टॉलमेंट। बोला ठीक है। तो पहला इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल 40,000, दूसरा इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल 50, तीसरा इंस्टॉलमेंट का 20,000, ऐसा फ्लक्चुएट होता है। इंटरेस्ट तो वैसे ही देखो, इंटरेस्ट कैन नॉट रिमेन सेम बिकॉज इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी रिड्यूसिंग। तो देर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। एक, इक्वल इंस्टॉलमेंट, भाई तुमको हर महीने 20,000 देना है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। दूसरा, अनइक्वल में दो पॉसिबिलिटीज, इक्वल प्रिंसिपल इंटरेस्ट फ्लक्चुएट होगा। तीसरा पॉसिबिलिटी, प्रिंसिपल भी फ्लक्चुएट होगा, इंटरेस्ट भी फ्लक्चुएट होगा। बोला सर ये बोल तो दिया, अब इसके एग्जाम्पल, सबके एग्जाम्पल दे दूंगा, क्योंकि ऐसे तीनों टाइप के इंस्टॉलमेंट्स के हमारे पास भर भर के एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों। तो एक एक करके सब एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे, आप खाली ध्यान से सुनते रहिएगा, कोई भी डाउट रहेगा बताइएगा। पहले यहां तक क्लियर है क्या? बोला सर ये पिक्चर जो है ना डेटा के साथ समझेगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जब मैं पिक्चर में डेटा डालूंगा ना तीनों ऑप्शंस में, तो आपका पिक्चर 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो दोस्तों, अब मैं कैलकुलेशन पार्ट स्टार्ट करने से पहले एक खाली अकाउंटिंग का ना फ्लो चार्ट दे देता हूं। देखो अपने को अकाउंटिंग सीखनी है, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की जब हम बच्चों बात करेंगे तो हम दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। नंबर वन, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर। दूसरा अकाउंटिंग कौन सा सीखेंगे? अरे भाई रुको, इधर ही रुको। दोनों के बुक्स में अकाउंटिंग सीखेंगे, जो बेचता है उसके बुक्स में, जो खरीदता है उसके बुक्स में। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? परचेसर की बुक्स की अकाउंटिंग। अच्छा, अब दोस्तों दो मेथड हैं, इसको अभी इन्होंने कैश प्राइस मेथड बोला है, पहले इसको क्रेडिट सेल मेथड बोलते थे। दूसरा मेथड इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट मेथड, सेम। मैं एक्चुअली कैश प्राइस की जगह आई वुड से क्रेडिट सेल मेथड, एंड इसको मैं बोलूंगा क्रेडिट परचेस मेथड, ये पुराने नाम है। ये अपने को चार अकाउंटिंग सीखनी है। हायर परचेस में दो मेथड, हायर वेंडर में दो मेथड। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हायर परचेसर का अकाउंटिंग, क्योंकि ज्यादातर पेपर में 90% चांसेस होते हैं कि हायर परचेसर का अकाउंटिंग पूछेंगे। एक क्वेश्चन दोस्तों 10 मार्क का लगभग आता है, बट ये पास्ट पेपर्स आप देखेंगे ना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो अपना चालू है, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और हायर परचेस, तीन में से कोई दो टॉपिक पूछते हैं नॉर्मली, नॉर्मली बोल रहा हूं। और उसमें ना इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। ये कभी कभी पूछते हैं, कभी कभी नहीं पूछते, लेकिन एक कोर टॉपिक है, कोर टॉपिक है, रियल लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसका बढ़ चुका है। तो पेपर में आने के चांसेस, और 10 मार्क पकड़ के चलो आएगा ये टॉपिक। ठीक है, मेथड अभी नहीं सीखेंगे, आज का मेरा टारगेट है कैलकुलेशंस। ध्यान से सुनना बच्चों, अब कैलकुलेशंस जो हम सीखेंगे, अब हमारा कैलकुलेटर्स एंड एक्टिव करो ब्रेन को, कैलकुलेशन सीखेंगे अभी। आप ध्यान से सुनो बच्चों, अभी देखो, अब मुझे ना डेटा चाहिए,
मुझे डेटा चाहिए, अकाउंटिंग के लिए मुझे डेटा चाहिए। सबसे पहले मुझे यह देखना पड़ेगा हायर परचेसर के लिए, हायर परचेसर के लिए कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन वन कैश प्राइस, ऑप्शन टू एचपी प्राइस। व्हाट इज योर ओपिनियन? बच्चों आप बताओ, अगर एक ग्रैंड i10 का गाड़ी हम लेके आते हैं, 5 लाख कैश प्राइस, 5.5 लाख एचपी प्राइस। अब मैं अपने बुक्स में इसको रिकॉर्ड करूंगा, क्या प्राइस पे इसको असेट दिखाऊंगा? 5 लाख की 5.5 लाख, 5 लाख पे कि 5.5 लाख पे? कैश प्राइस सीपी लिखो या एचपी लिखो? व्हाट विल बी कॉस्ट फॉर मी? मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि ट्राई टू आंसर। मेरे को कोई दिक्कत नहीं आपका आंसर रॉन्ग है क्या, व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि आप कोशिश कर रहे हैं, आप आंसर दे रहे हैं। बच्चों आप इसको 5 लाख पे रिकॉर्ड करेंगे कि 5.5 लाख पे रिकॉर्ड करेंगे? ओके, एवरीबडी एवरीबडी एचपी प्राइस। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है, अच्छा हमारे एक दोस्त ने बोला नहीं नहीं सर, संभाजी आ गया मैदान में, वेरी गुड, वेलकम संभाजी। बोलता नहीं सर 5 लाख। मुस्कान ने भी बोला 5 लाख। मुस्कान पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर स्कोरिंग सुपर मार्क्स इन सीए फाउंडेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई अगेन वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेट एवरीवन टू क्लियर सीए फाउंडेशन। आपका पहला पड़ाव खत्म हो गया बच्चों, आप अभी दूसरे पड़ाव में आए हैं। द सेकंड लेवल ऑफ योर सीए। मैं ऐसा बोलूंगा कि देखो सीए इंटरमीडिएट ना, टफनेस जो है इतना नहीं है, टफनेस इतना नहीं है। सीए इंटरमीडिएट में किस चीज को आपको फाइट करना है ना, इस चीज को आपको फाइट करना है। किस चीज को? क्या बात है, वॉल्यूम। बहुत बड़ा वॉल्यूम है दोस्तों, ठीक है, बहुत बड़ा वॉल्यूम है। सिलेबस का जो क्वांटिटी है ना वो बड़ा है। तो क्या होता है ना, फीफो मेथड से अपना काम होता है। फीफो मेथड बोला तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आज का टॉपिक समझा, जो 1 महीना पहले सुना था आउट, फिर 1 महीने के बाद ये टॉपिक आउट। तो ऐसा होता है कि फीफो मेथड से चीजें रिटेन करने को ना डिफिकल्टी होती है। उसके लिए क्या करने का ना, कांस्टेंट रिविजन्स करने का, प्लानिंग के साथ सीए इंटरमीडिएट किया ना। मैं आपको बोलता हूं, मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो सीए फाउंडेशन सीए सीपीटी में जस्ट पास होते हैं, जस्ट पास, 100 मार्क्स, वो भी 2 या 3 अटेम्प्ट के बाद, लेकिन सीए इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालते, सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालते हैं। ऐसा एक स्टूडेंट मैं आपको नाम बता देता हूं, मैं आपको उसका नंबर दे सकता हूं, दिनेश भटीजा। ये अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे क्लास में, सीए सीपीटी फाउंड इंटर फाइनल टोटली हमारे पास किया था। सीए सीपीटी बेचारे ने 2 अटेम्प्ट दिए थे, पहला अटेम्प्ट 96, सेकंड अटेम्प्ट 100। लेकिन डेडिकेशन, लेकिन जुनून था, सीए बनना है इंटरमीडिएट, जबरदस्त मेहनत किया फर्स्ट अटेम्प्ट। वेरी शॉकिंग फॉर एवरीबडी, वेरी शॉकिंग फॉर एवरीबडी। सीए फाइनल में उसने परफॉर्मेंस में ना, अपने ऑफिस में जो नॉलेज गेन किया और जो मेहनत किया, उसने ब्लास्ट किया, सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। तो उसके अंदर ना जुनून था। किस बात का जुनून था मालूम है? नॉलेज का जुनून था। वो नॉलेज गेन करता था, नॉलेज गेन करता था, और उसके बाद वो नॉलेज ने ऑटोमेटिकली उसको वो आउटपुट दे दिया। दोस्तों हम जो टारगेट करेंगे, हमारी स्टडीज ना 2 पार्ट्स में है। एक, आपको नॉलेज तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन देखो खाली नॉलेज, मैं बोल रहा हूं क्लियरली बोलूंगा, प्रैक्टिकली फैक्ट बोलूंगा, खाली नॉलेज आपको सीए नहीं बनाएगा। क्योंकि क्योंकि बहुत बार क्या होता है, मेरे पास बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज है, ज्ञान का एकदम भूसा बड़ा पड़ा है इतना होलसेल में, लेकिन मेरे को वो पेपर में आउटपुट निकालने को आना चाहिए। वो नॉलेज मुझे पेपर में
आउटपुट के रूप में दिखना चाहिए, तो मेरे को रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी भी करना पड़ेगा नॉलेज के साथ साथ। तो मेरे को समझना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूट हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, हमसे क्या मतलब लेवल एक्सपेक्ट करता है, क्या आंसर एक्सपेक्ट करता है। देखो बहुत बार मेरे पास बच्चे आते हैं, बोलते हैं सर मैंने तो पेपर अच्छा लिखा था, मेरे को मार्क्स नहीं दिया। मैं एक ही बात बोलता हूं, देखो आपके लिए जो अच्छा था इंस्टीट्यूट के लिए वो अच्छा नहीं था। देयर इज अ डिफरेंस इन द लेवल। आपने अच्छा बोल दिया, यस, आपने जिसको अच्छा बोला, इंस्टीट्यूट बोलता है कि सॉरी, ये अच्छा नहीं है, आपको अपने लेवल को ऊपर लाना पड़ेगा। आपको ये नहीं देखना है कि आपके लिए क्या अच्छा है, आपको क्या देखना है इंस्टीट्यूट के लिए क्या अच्छा है। आपका पेपर वैसा आपको करके आना है दोस्तों। वी नीड टू वर्क वेरी वेरी हार्ड ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट। ओके ओके ओके, हमारे वैभव ने तो देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर दे दिया, बोला सर AS10 पढ़ो, बोला सर AS10 पढ़ो। वैसे भी आज आपका AS चालू होने वाला है, और आपको AS पढ़ाने वाले हमारे वन ऑफ द धमाकेदार टीचर आपको ओमकार सर AS चालू करेंगे। अब दोस्तों वैभव जी, आप मेरी तरफ से ना चॉकलेट खाते रहिएगा, जब आप यहाँ पे आएंगे ना मैं आपको फैमिली पैक का पैसा दे दूंगा, यहाँ बोलो तो फैमिली पैक दे दूंगा। बहुत जबरदस्त बोला आपने, बिल्कुल। मेरे लिए कॉस्ट कैश प्राइस होगा। बोला सर कैसे? बहुत सिंपल है, लॉजिक बताता हूं। AS10 बोलता है कॉस्ट कैश प्राइस है, लेकिन छोड़ो AS10 को, हम लॉजिक की बात करते हैं। देखो आज आपने कार लिया, ध्यान से समझना, लॉजिक समझना बच्चों, आज आपने कार लिया, आप फ्यूचर में इसके इंस्टॉलमेंट्स पे करोगे, अगले 3 साल इसकी आप किस्त पे करोगे, इंटरेस्ट जोड़ के। याद पक्का? आज आप कार खरीद के लाए, व्हेन द कार इज पुट टू यूज टुडे, कार आज आप खरीद के लाए, व्हेन द कार इज पुट टू यूज टुडे। एंड इंटरेस्ट किस बात का है? ये फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स का है, लोन का है, फ्यूचर का। फ्यूचर बोला तो आफ्टर कार इज पुट टू यूज। सीए फाउंडेशन पहला पहला चैप्टर, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आफ्टर पुट टू यूज इंटरेस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि ये जो आप इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे ये फ्यूचर में आफ्टर पुट टू यूज पे करेंगे, ये फ्यूचर का इंटरेस्ट है, आफ्टर पुट टू यूज वाला इंटरेस्ट है। cannot be capitalized, cannot be added to the cost of the car, ये इंटरेस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। 5 लाख द कैश प्राइस विल बी द कॉस्ट ऑफ द कार। बहुत बढ़िया दोस्तों, भले आप चाहें तो लिख सकते हैं, आपके लॉजिक को लिखो, आप लिख दो एज पर AS10 PPE। व्हाट इज PPE? PPE किट नहीं, आजकल PPE का मतलब PPE किट होता है। अब पता है ना PPE किट क्या होता है? पता चला कि क्लासेस चालू हो गए और बच्चों को PPE किट पहन के आना पड़ेगा, मजा आएगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बच्चे लोग, इंटरेस्ट जो रहता है ना, इंटरेस्ट इज फॉर फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स, दैट इज आफ्टर द asset is put to use, hence revenue expenditure। जिस साल का इंटरेस्ट है उस साल के P&L में ट्रांसफर कर देंगे, सिंपल। दोस्तों एक और बात आप ध्यान करना, अब मैं एक और चीज आपको बताता हूं। एक मेरे को सवाल है, हायर परचेज के केसेस में, हायर परचेज बेसिस
Who will claim depreciation? Till the time all installments are paid off. बहुत इंपॉर्टेंट है एक और चीज। देखो, आप इंस्टॉलमेंट बेसिस की बात करेंगे तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं। इंस्टॉलमेंट बेसिस पे ना परचेसर को ओनरशिप मिल गया है, तो परचेसर विल क्लेम डेप्रिसिएशन, एंड असेट यूज भी परचेसर कर रहा है। अब मेरा सवाल एचपी बेसिस पे है, हायर परचेज बेसिस पे आप परचेसर हैं, परचेसर ने असेट तो ले लिया, पोजीशन ले लिया, ओनरशिप लिया ही नहीं। AS10 आप ध्यान से पढ़ो, AS10 डेप्रिसिएशन जो है पीपीई, ये बोलता है डेप्रिसिएशन वो क्लेम करेगा जो असेट का मालिक है, मालिक है। मतलब आपका असेट तो आप डेप्री क्लेम करेंगे, मेरा असेट तो मैं डेप्री क्लेम करूंगा। ये तो बाय डिफॉल्ट एक ऐसा अजम्पशन है, बाय डिफॉल्ट एक ऐसा रूल है जो एक्सेप्टेबल रूल है। जो मालिक है वही डेप्री क्लेम करेगा। इंस्टॉलमेंट बेसिस पे कोई दिक्कत नहीं, परचेसर मालिक बन चुका है ऑन द डेट ऑफ डिलीवरी। बट इन केस ऑफ हायर परचेज बेसिस, परचेसर मालिक नहीं बना, जब तक आखिरी किस्त नहीं भरेगा तब तक डेप्री कौन क्लेम करेगा? बताओ दोस्तों, हु विल क्लेम डेप्री? बच्चे लोग प्लीज आंसर। यहां पे कैसे ना, पोजीशन प्लस यूज कौन कर रहा है? परचेसर। ओनरशिप किसके पास है? वेंडर के पास है। जब तक किस्त पूरे नहीं हो जाते, समझो किस्त 4 साल के किस्त हैं, 4 साल किस्त पे करते हैं, ठीक है। अब मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, मैंने कार लिया था, मैंने एचपी बेसिस पे कार लेके आया था, ठीक है। उसकी किस्त मैंने अभी कंप्लीट कर दी है। अब प्रॉब्लम ये था, मेरे लिए भी यही दिक्कत था कि मैं डेप्री क्लेम करूं कि नहीं करूं। यस, डेप्रिसिएशन इज क्लेम्ड बाय whom? हायर वेंडर, 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 परचेसर। 4 बच्चों ने ओपिनियन दिया। प्लीज 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 बच्चों, और ओपिनियन देंगे तो मजा आएगा। लॉजिक लगाओ, लॉजिक लगाओ, रूल लगाओ, लॉजिक लगाओ, दोनों लगाओ। आप अगर रूल लगाते हैं, AS10 का रूल लगाते हैं, तो वेंडर इज द ओनर, वेंडर शुड क्लेम डेप्रिसिएशन। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। इस एक्सेप्शन को लॉ की लैंग्वेज में बोलते हैं सब्सटेंस। सुना है क्या कभी? ओवर फॉर्म। इस एक्सेप्शन को लॉ की लैंग्वेज में बोलते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। मतलब क्या? सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब है, सब्सटेंस मतलब फैक्ट। या आपने सुना है कभी सब्सटेंस ओवर फॉर्म? बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट वर्ड है, सब्सटेंस और फॉर्म। सब्सटेंस बोला तो फैक्ट, फॉर्म बोला तो लीगल पोजीशन। फैक्ट क्या बोलता है? मैं परचेजर ओनर हूं, भले ऑन पेपर मैं ओनर नहीं हूं, बट इन फैक्ट मैं तो ओनर ही हूं। कार मेरे पास है, यूज मैं कर रहा हूं, वेंडर वेंडर मुझसे वापस नहीं ले सकता जब तक मैं डिफॉल्ट नहीं करता।
खाली क्या है, ऑन पेपर मेरा नाम नहीं है, बट आई हैव द राइटफुल पोजीशन ऑफ दैट असेट। मैं असेट लेके बैठा हूं, मैं असेट यूज कर रहा हूं, कोई मुझे नहीं रोक सकता। तो यहां पे एक एक्सेप्शन आ जाता है। एक्सेप्शन क्या बोलता है, भले ऑन पेपर मालिक वेंडर है, ऑन पेपर मालिक वेंडर है, बट सच्ची में मालिक परचेसर है। ऑन पेपर और सच्ची में रियल ओनर कौन है, परचेसर। ऑन पेपर कौन है, वेंडर। तो बोलता है हम रियल ओनर को बोलेंगे तू डेप्री लगा, देखो यूज मैं कर रहा हूं तो मैं डेप्री लगाऊंगा ना मेरे बुक्स में। वेंडर क्या करेगा डेप्री लगा के। और दूसरी बात आपने एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात सोचनी चाहिए थी आंसर देने से पहले। बहुत बड़ी बात आपको सोचनी चाहिए थी आंसर देने से पहले। वेंडर के लिए ये गुड्स हैं, फिक्स असेट्स नहीं है। किधर तक सोचना है देखो। वेंडर डेप्री वैसे ही चार्ज नहीं कर सकता, क्योंकि वेंडर के लिए तो ये गुड्स हैं बच्चों। वो कार का शोरूम है, कार उसके लिए गुड्स हैं। गुड्स पे डेप्री नहीं लगता, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे डेप्री लगता है, फिक्स असेट्स पे डेप्री लगता है। मैं परचेसर हूं, मेरे लिए वो फिक्स असेट है, मैं ही डेप्री लगाऊंगा, भले भले ऑन पेपर में ओनर नहीं हूं। लॉजिक क्या लगाया, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, एक्सेप्शन टू जनरल रूल। इस सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मैं बहुत बड़ा बेस्ट एग्जांपल देता हूं। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मैं बहुत बेस्ट एग्जांपल देता हूं, आप खुश हो जाएंगे सुन के। देखो, एक बात बताओ, आपके घर का मालिक कौन, आपके घर का मालिक कौन। मुझे आंसर चाहिए बच्चों, आपके घर का मालिक कौन। अरे घर आपका है ना, तो मालिक कौन है। हम हम में कौन, घर में कौन, हम नहीं कौन। देखो हमारे दो बच्चों ने, सुखमन ने बोला सर पप्पा, और जगदीश ने बोला सर डैड, डैड फादर। देखो दिमाग से एक ही बात निकलती है, फादर। अब जरा सच्चे दिल से हाथ लगा के बोलो, घर का मालिक ऑन पेपर फादर है, रियल मालिक कौन है। घर में किसकी चलती है। ये देखो, आए देखो, ये बोलता है हमारी चलती है कौन बोला, लकी बोलता है सर हमारी चलती है। अरे पप्पा के आगे किसकी चलती है, मम्मी की चलती है ना। ये देखो ये गवर्नमेंट को लेके आता है घर में, मुस्कान गवर्नमेंट है, तेरे घर में गवर्नमेंट की चलती है, लगता है तेरे गवर्नमेंट में घर में पार्लियामेंट लगा हुआ है। अरे सिंपल लॉजिक है, घर का लीगल ओनर है पप्पा, घर का रियल ओनर है मम्मी। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मालिक दिखता है पप्पा है, लेकिन है मालिक मम्मी। कई लोगों को तो दिल पे लगी बात, ये तो बोलते हैं अम्मा। अभी अम्मा भी मतलब बोला तो मम्मी हो गई ना, एक बड़ी मम्मी। ठीक है, चलो, और बड़े पापा होंगे तो भी बड़ी मम्मी की चलेगी। चलो बोला सर बढ़िया, उम्मीद है कि थोड़ा थोड़ा खोपड़ी में गया अंदर। अच्छा, अब बोलेंगे सर कैलकुलेशन सिखाओ। अगला आधा घंटा ध्यान से कैलकुलेटर उठा के कैलकुलेशन सीखना दोस्तों। कैलकुलेशंस में आपको जो सिखाऊंगा ना, तीन टाइप की इंस्टॉलमेंट सब कवर करूंगा। पहला इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, दूसरा अनइक्वल इंस्टॉलमेंट में इक्वल प्रिंसिपल, तीसरा
अनइक्वल इंस्टॉलमेंट में अनइक्वल प्रिंसिपल, इंटरेस्ट विल नेवर बी इक्वल, इंटरेस्ट की मैं बात ही नहीं करूंगा, इंटरेस्ट विल नेवर बी इक्वल। कैसे देखना आप, देखना ध्यान से, ये कुछ कुछ चीजें ना कैलकुलेशन के बाद ना आपको पकड़ में आएंगी। उसके लिए बच्चों आई वुड लाइक टू गो विद द शीट। ये मेरा शीट रेडी पड़ा है इधर, ये शीट आपको रिक्वेस्ट है कि आप कलेक्ट कर लेंगे। विद इन अ वीक हमारी पूरी शीट प्रिंट होके आएगी, पूरी बोला तो पूरा बुकलेट, एफएम का भी, अकाउंट्स वन का भी। जब तक वो दो तीन टॉपिक्स और कंप्लीट होते हैं, कॉस्टिंग का भी बुकलेट आ जाएगा और एडवांस अकाउंट्स का भी बुकलेट मिलेगा आपको, पूरा टॉपिक का एक कंप्लीट शीट, जैसे 12th में मिलता था आपको। तो बार बार शीट लेना नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन अकाउंटिंग सिखाया नहीं सिखाया, क्यों, पहले कैलकुलेशन सीखेंगे, फिर उस कैलकुलेशन को बेस लेके अकाउंटिंग सीखेंगे। अमाउंट के साथ अकाउंटिंग फटाफट समझेगा बच्चों, ध्यान से समझना। अब आपको मैं एक और चीज बताता हूं, एक और चीज आप मंत्र याद करना। कोई भी प्रॉब्लम का आपको कैलकुलेशंस करना है, आपको चार डेटा चाहिए। जब तक ये चार डेटा आपके पास नहीं है, आप कैलकुलेशन में अटकेंगे। कोई भी आप प्रॉब्लम रीड करते हैं, ये चार इंफॉर्मेशन ढूंढो, जिसको ये चार इंफॉर्मेशन मिल गया, कैलकुलेशन का टेबल बता रहा हूं 3 मिनट में आप तोड़ के दे देंगे। कौन सी चार इंफॉर्मेशन? सबसे पहले यू नीड कैश प्राइस, सेकंड यू नीड डीपी, थर्ड यू नीड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ यू नीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंस्टॉलमेंट भी लगेगा। अगर आपके क्वेश्चन में ये चार इंफॉर्मेशन है, मतलब आप समझ लेना इससे आसान क्वेश्चन नहीं है। ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। विद इन 3 to 4 मिनट्स आप कैलकुलेशन ऐसा तोड़ देंगे। फिर फिर आप क्या सीखेंगे, केस वन, जिसमें आपको सब दिया होगा, केस टू, जिसमें आपको ना कैश प्राइस गुम कर देंगे, तो पहले कैश प्राइस निकालना पड़ेगा। कैश प्राइस निकल गया, फिर नॉर्मल प्रॉब्लम हो जाए। तीसरा केस आपको आएगा जिसमें आपको कैश प्राइस दिया होगा, डीपी दिया होगा, इंस्टॉलमेंट गुम कर देंगे। क्या बात है, इंस्टॉलमेंट पहले निकालना पड़ेगा। कैसे? कैलकुलेशंस। जैसे ही चारों डेटा सामने आ गए, बेसिक प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगा। बोला सर और केस है? हाँ और केस है बच्चों। तीसरा केस क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गुम कर देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं देंगे आपको, तो इंटरेस्ट को तोड़ोगे कैसे, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को? फिर टेक्निक यूज करना पड़ेगा। अच्छा, बोला सर और भी है ना, आपको कैश प्राइस कैश प्राइस नहीं देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देंगे, डीपी और इंस्टॉलमेंट्स दे देंगे। तो पांचों टाइप के सम्स हमें करने हैं। कैलकुलेशन पार्ट इज द फर्स्ट पार्ट टू अंडरस्टैंड। उसमें 5 टाइप के सम्स आएंगे। नंबर 1 कैश, सब दिया होगा डेटा। नंबर 2 कैश प्राइस मिसिंग होगा। नंबर 3 इंस्टॉलमेंट मिसिंग होगा। नंबर 4 रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग होगा। नंबर 5 में रेट ऑफ इंटरेस्ट कैश प्राइस दोनों मिसिंग होएगा। तो कैसे कैलकुलेट करने का, ठीक है। मैं सबसे पहले क्या सिखाऊंगा आपको, पहला प्रॉब्लम जिसमें सब डेटा अवेलेबल है और बेसिक कैलकुलेशन कैसे करने का। अगला 20 मिनट ध्यान से सुनना बच्चों, कैलकुलेटर रेडी रखना। टोटल लिमिटेड परचेज्ड मोटर लॉरीज। अब ये बोलेंगे सर सम्स में आ गए, डोंट वरी, मैं सम क्यों उठा रहा हूं, कैलकुलेशन सीखने के लिए। फिर अकाउंटिंग कल नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा आपको। Total Limited purchased motor lorries on hire purchase system over a period of 4 years. 4 साल का किस्त है, 12,000 आपका डिलीवरी पे देना है, ये आपका डीपी हो गया।
on 1st Jan 2010 and the balance by 4 annual installments of 12,000 each on 31st December. 12,000 के 4 इंस्टॉलमेंट्स, तो 4 12 बोला तो 48,000 और 12 का डाउन पेमेंट बोला तो 60,000. कैलकुलेटर्स ऑन, ब्रेन ऑन. मोटर लिमिटेड, एच हायर परचेजर मोटर लिमिटेड है, सॉरी हायर परचेजर है मोटर लिमिटेड, हु सोल्ड द लॉरी चार्ज्ड 5% इंटरेस्ट. देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम है, यस. डीपी मालूम है, यस. इंस्टॉलमेंट मालूम है, यस. Depreciation was charged 25% on diminishing balance method in each year, WDV method. Give journal entries in the ledger accounts in the books of Toto Limited and show how they would appear in the balance sheet of the company. On cash price 54,551 भी दिया है आपको. तो दोस्तों ये एक बेसिक सम है जिसमें कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट चारों आपको दिए हैं. चारों आपको दिए तो बहुत ही सिंपल टेबल बनेगा. ध्यान से टेबल बनाना. क्या टेबल बनाना है सुनो. ये जो 12,000 रुपए का आपका इंस्टॉलमेंट है, इसको ना तोड़ने का है. अपने को तोड़ने का है. कैसे, क्या क्या तोड़ने का है. इस इंस्टॉलमेंट में दो कंपोनेंट्स हैं, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल. जब तक आप इस इंस्टॉलमेंट को इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कंपोनेंट में तोड़ेंगे नहीं, आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते. क्योंकि इंटरेस्ट अलग करके पीएनएल में जाएगा और प्रिंसिपल अमाउंट लोन में से माइनस होएगा. आप जितना भी इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल रीपे करते हैं, लॉजिक, जो भी आप इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल रीपे करते हैं वो लोन में से, प्रिंसिपल में से माइनस होगा. और जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो खर्चा बुक करके पीएनएल में चला जाएगा. तो पूरा पूरा टॉपिक में ना मेन टारगेट क्या है, कैसे इंस्टॉलमेंट को तोड़ेंगे हम लोग. अगर आप इंस्टॉलमेंट्स को तोड़ दिए ना, खत्म. तोड़ने का काम 5 मिनट का है. ध्यान से देखना, ये आपके एफ वाई बीकॉम का भी टॉपिक है. आई थिंक आपका एफ वाई बीकॉम का पढ़ाई भी चालू हो गया है. 3 टॉपिक्स जो पहले अपने लिए थे ना, वो टीवाई बीकॉम के टॉपिक्स हैं. ये एफ वाई बीकॉम शायद, हाँ आई थिंक एफ वाई बीकॉम है आपका. कोई एफ वाई बीकॉम का क्लास मत लगाना, जरूरत नहीं है आपको. अननेसेसरी फीस वीस नहीं बढ़ना बैठ के. अब ध्यान देना, डेट. अब दोस्तों एक बात और ध्यान देना आप, जो आपका मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल का थोड़ा प्रेजेंटेशन मेरे से अलग है. आंसर वही आता है. आंसर में 1 रुपए का भी फर्क नहीं आएगा, अकाउंटिंग में एक भी फर्क नहीं आएगा. बट उनका जो टेबल बनता है और जो मेरा टेबल बनता है, उस टेबल में थोड़ा फर्क है. वो खाली फॉर्मेट में थोड़ा मैंने चेंज किया है. ये थोड़ा इजी फॉर्मेट है अपना. स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट. ध्यान देना, तारीख लिखेंगे 1/1/2000, 1/1/2010 और उसके बाद दिसंबर से किस्त भरना स्टार्ट करेंगे. 31st December 2010, 31st December 2011, 31st December 2012, 13. 4 किस्तें, पहला डीपी प्लस 4 इंस्टॉलमेंट्स.
तो पहला इंस्टॉलमेंट यहां पे 12,000, ये आपका डीपी है, प्लस आप 12,000 के हर ईयर एंड को एनुअल इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे। अब ध्यान से देखना दोस्तों, आई विल नाउ कैलकुलेटर ऑन। अब प्लीज आप मुझे आंसर करेंगे, हाँ अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा आंसर। लिखो भले मत, मुझे कोई परवाह नहीं है, आप बाद में लिख देना, मैं सेव करके भेज दूंगा, स्क्रीनशॉट निकाल लेना। कैलकुलेशन शुड बी ऑन, आंसर्स देना कंपलसरी है। जो बच्चा आंसर नहीं देगा मैं उसको डाउट नहीं सॉल्व करेगा। हाँ, पहले बताओ डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट कितना इंक्लूड होता है? इंटरेस्ट कंपोनेंट तोड़ना है, हर इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है। आप मुझे बताओ डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट कितना होता है? बहुत बढ़िया, शून्य। शून्य। तो इसका मतलब है 12,000 का 12,000 प्रिंसिपल अमाउंट है। डाउन पेमेंट तो एक प्रिंसिपल अमाउंट ही होता है ना। हमारा कैश प्राइस कितना है? 54,551। तो ये जो 54,551 है ये मेरा ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट है, जिसमें मैंने उसी डेट को, परचेस वाली डेट को 12 पे कर दिया। आप मुझे बताओ 54,551 में से अगर मैं 12,000, 54,551 में टोटल प्रिंसिपल, उसमें से 12 प्रिंसिपल पे किया तो बाकी आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कितना आएगा? 54,551 माइनस 12, तो कितना आएगा बाकी? कैलकुलेटर दो ना अमित। 42,551, 42,551, ठीक है। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। अब ध्यान देना, अब मुझे आप बताओ, आप जो ये 12,000 का एक साल के बाद किस्त पे करोगे, इंस्टॉलमेंट पे करोगे, इसमें इंटरेस्ट ऐड करके पे किया, इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे कितना परसेंट लगेगा? देखो, पहली तारीख को आपका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है 42,551, उसी वो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल थ्रू आउट द ईयर आउटस्टैंडिंग रहेगा अगला किस्त पे करने तक। तो उस 42,551 पे, 42,551 पे 5% इंटरेस्ट लगेगा। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, 42,551 इंटू 5%, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 212128। कैलकुलेशन आप करना, आया तो ही आगे बढ़ना, नहीं तो मुझे रोक देना, सर बताओ नहीं समझा, फिर से समझाओ, नहीं समझा फिर से बोलना। लेक्चर के बाद फिर पकड़ सकते हैं मेरे को, सर वापस समझाओ मेरे को, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है ये 12,000 का जो इंस्टॉलमेंट है, ये 12,000 का जो इंस्टॉलमेंट है उसमें 2128 का इंटरेस्ट है, तो बाकी प्रिंसिपल कितना माइनस करके कैलकुलेट करेंगे, बाकी प्रिंसिपल कितना आएगा? 9872। बहुत बढ़िया, थैंक्स अलॉट। कहने का मतलब है 12,000 जो इंस्टॉलमेंट है उसमें 2128 इंटरेस्ट है और 9872 प्रिंसिपल है। तोड़ दिया ना हमने, तोड़ दिया। ओके। अच्छा, अब ये किस्त पे करने के बाद बच्चे लोग, ये किस्त पे करने के बाद बैलेंस आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कितना बचेगा? माइनस 42,551 आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल में से 9872 प्रिंसिपल पे कर दिया हमने, तो बाकी बचेगा 32,679। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, वेरी गुड बच्चों। लिखने को नहीं हो रहा है कोई मतलब नहीं है, टेंशन मत करो, बात को समझो, उसके बाद के टेबल्स आपसे बनवाने वाला हूं मैं।
उम्मीद है कि जल्दी हम क्लास में आ जाएंगे। तो सामने सामने क्या करता हूं ना, मैं टेबल बनाने को देता हूं और 5 मिनट देता हूं, तब तक मैं क्लास में ना सबके नोटबुक चेक करता हूं, जो जो बनाता है मेरे को बुला के दिखाता है टेबल। तो उसमें ना और मजा आता है अपने को। चलो, अब दोस्तों अगला साल, अरे आप सुनील भाई थोड़ा सा चलो म्यूनिसपालिटी, चलो कमिश्नर साहब से बात करो थोड़ा, देखेंगे कमिश्नर साहब से बात करके डिसाइड करेंगे। कमिश्नर के पास हम लोग जाने वाले हैं सब क्लासेस वाले 15 तारीख के बाद, 16 तारीख, 15 को वो लोग अनाउंसमेंट नहीं करेंगे ना, तो हम 16 को उनके ऑफिस में यूएमसी में जाने वाले हैं सब लोग। पूछने वाले हैं भाई लोकल ट्रेन चालू कर दिया, हमने क्या गुनाह किया है, हमारे बच्चों ने क्या गुनाह किया है, इधर क्लास में पढ़ने दो ना। हम लोग सब एसओपीज फॉलो करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स फॉलो करेंगे, एंड वी आर रेडी विद दैट, वी आर रेडी विद दैट। हाँ हाँ हाँ, आप भी आ जाओ, मैं बोलता हूँ सब क्लासेस वालों को, बच्चों को भी बुलाओ, मोर्चा निकालते हैं। गुरमुख क्लासेस का सब लोग है ना, ऐसा एक टी शर्ट बना के देता हूँ, वो पहन के आ जाओ। हाँ, 32679। अब अपना, ठीक है, हमारे हमारे क्लासेस के हम लोग लीडर आगे है ना, नवीन सर को करेंगे। ठीक है, नवीन सर को बोलेंगे आप हमारा मोर्चा संभालो। ठीक है, क्योंकि डंडा वंडा पड़ेगा ना, तो कोई मजबूत आदमी होना चाहिए ना आगे। हम तो अभी क्या है, बूढ़े हो गए, नवीन सर एकदम यंग है, तो डंडा वंडा खाने में मजबूत है। अच्छा, अभी देखो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल 32679 है, इस पे 5% इंटरेस्ट लगेगा। 5%, 1634, बहुत बढ़िया दोस्तों, 1634। वैसे आपको भी आगे करेंगे, कोई टेंशन नहीं, आप सीए पढ़ते हैं, आपको क्या इतना इंस्टीट्यूट ने मारा है कि ये डंडा बंडा कुछ नहीं करेगा। हमारे सीए के बच्चों को इतनी मार खाई रहती है ना इंस्टीट्यूट की। हाँ, तो 12,000 में से 1634 इंटरेस्ट है, तो माइनस करो बच्चों। तो इस 12,000 में बाकी प्रिंसिपल कितना है? 10,000, 10,366। आर यू एबल टू कैलकुलेट बच्चों? वेरी गुड, वेरी गुड वैभव, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, थैंक्स अलॉट, वेरी गुड, कीप इट अप। अगला आज का सेशन इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग होगा। जो न्यू एडमिशन्स हैं वो लोग नहीं बैठेंगे, उनको मैं अलग से सिखाऊंगा, डोंट वरी। बट होमवर्क किया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का आपने। अच्छा, अब अभी अभी बाकी आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कितना आएगा? कैसे कैसे आपका वो चलता है सीक्वेंस? देखो, यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे, माइनस करके, ये माइनस करेंगे। तो 32,679 में से आपने 10,366 दूसरा दूसरा किस्त में पे कर दिया, तो बाकी आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल आपका, आउटस्टैंडिंग लोन आपका बचेगा 22,313। राइट? गलत है क्या? 22,313, यस। अच्छा, अब इसके आगे का इंटरेस्ट 22,313 पे लगेगा, जस्ट कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग। 1116, राउंडिंग ऑफ कर रहा हूं मैं हर जगह पे। अगर आपका आंसर नहीं आता तो प्लीज डू डबल चेकिंग, 1116 करेंगे तो। बाकी प्रिंसिपल 10,884 रुपीज। मतलब ऐसा बोलेंगे 12,000 के इंस्टॉलमेंट में 1116 का इंटरेस्ट है और 10,884 का प्रिंसिपल है। देखो, हर इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग है, फ्लक्चुएटिंग है। इंस्टॉलमेंट टू इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल रीपेमेंट इंक्रीज हो रहा है और इंटरेस्ट कम होते जा रहा है। इंटरेस्ट क्यों कम हो रहा है? बिकॉज आउटस्टैंडिंग लोन कम हो रहा है, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कम हो रहा है, ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा।
तो पहले वाले जो इंस्टॉलमेंट्स होते हैं ना, इंटरेस्ट ज्यादा होता है। आस्ते 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 जो आगे के इंस्टॉलमेंट्स हैं, इंटरेस्ट कम होते जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ते जाएगा रिपेमेंट। ओके, तो हम लोग अभी माइनस करेंगे 22,313 में से 10,884 पे ऑफ हो गया, तो बचा बाकी 11,429 रुपीज। अब इस 11,429 रुपीज पे 5%, 5% अगर हम निकालते हैं तो इट कम्स टू, राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा, 571। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, 12 में से 571 माइनस करो तो आपको आएगा 12,000 माइनस 571, 11,429। मैजिक, क्या मैजिक है? ये दोनों अमाउंट इक्वल हैं और ये पे होने के बाद शून्य। अगर आपकी कैलकुलेशंस राइट हैं तो व्हाट विल बी द वेरिफिकेशन? आखिरी में लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद योर आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल हैज टू बी शून्य। पे ऑफ हो गया ना सब दोस्तों। अगर आपका आखिरी इंस्टॉलमेंट के बाद आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल जीरो नहीं आया तो कुछ तो गलती किया है आप। हाँ, कभी कभी क्या होता है ना, 1-2 रुपए का डिफरेंस आता है, वो राउंडिंग ऑफ का होता है। तो कैसे उसको एडजस्ट करने का? इंटरेस्ट को उतना प्लस माइनस करके आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल हैज टू बी जीरो। मतलब इंटरेस्ट को 1 रुपया बढ़ाना पड़े, 2 रुपया बढ़ाना पड़े, कम करना पड़े, कम करो, बढ़ाना पड़े, बढ़ाओ, 1-2 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, बट अल्टीमेटली, अल्टीमेटली लास्ट इंस्टॉलमेंट में ये दोनों फिगर्स ना मैच होने चाहिए। कौन से दोनों फिगर्स एग्जैक्टली मैच होने चाहिए? ये और ये। क्योंकि ये मैच होगा ना तो ये जीरो आएगा फाइनल बैलेंस। तो इंटरेस्ट को थोड़ा प्लस माइनस करना। बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि ऊपर आपने कई जगह राउंडिंग ऑफ किया है, तो वो राउंडिंग ऑफ की वजह से कभी कभी 1-2 रुपए 3 रुपए का डिफरेंस आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वांटम। अगर यही यही बड़ी वैल्यू के असेट्स हैं तो डिफरेंस बड़ा आएगा, छोटी वैल्यू के असेट्स हैं तो डिफरेंस छोटा आएगा। वो माइनर डिफरेंस राउंडिंग ऑफ का होता है। ये दोस्तों हमारा। अच्छा, आप एक काम कर सकते हैं, आप चाहें तो एक काम करो, इंटरेस्ट के कॉलम को टोटल कर दो, इंटरेस्ट के कॉलम को टोटल कर दो। ये आपका 60,000 एचपी प्राइस, और प्रिंसिपल के कॉलम को टोटल कर दो, ये आपका 54,551 आएगा। और आपका इंटरेस्ट का टोटल कितना आएगा मालूम है? 60। मेरा कैलकुलेटर ही नहीं चल रहा है। 5449। इस टेबल से ना पूरा हिसाब किताब सामने आ गया। क्या हिसाब किताब आ गया? ये जो हमने असेट बाय किया, इसकी कैश प्राइस 54,551 थी, जिसमें 5449 का इंटरेस्ट जोड़ के 60,000 एचपी प्राइस है ये। आप जब प्रिंसिपल का कॉलम जोड़ेंगे ना तो ये प्रिंसिपल का कॉलम कैश प्राइस देगा। जब आप इंस्टॉलमेंट का कॉलम जोड़ेंगे ना तो आपको ये एचपी प्राइस देगा। और इन दोनों कॉलम का डिफरेंस क्या देगा आपको? टोटल इंटरेस्ट। दोस्तों कुछ भी दिक्कत है कैलकुलेशंस में, कुछ भी छोटा सा भी, तो आप पूछो। और अगर समझा तो प्लीज प्लीज कमेंट करो चैट बॉक्स में कि आपको समझा, अंडरस्टूड। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी कैलकुलेशंस हैं इसके अंदर। उम्मीद है कि आप एंजॉय कर रहे हैं, उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं। बहुत अच्छा, थैंक्स अलॉट दोस्तों।
अब हम अगले लेक्चर में पहले क्या करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे और इस प्रॉब्लम की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, बेसिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, फिर इस प्रॉब्लम की। उसके बाद हम वो ऑप्शंस सब डिस्कस करेंगे, क्या ऑप्शंस, कि अगर कैश प्राइस मिसिंग है तो क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट मिसिंग है तो क्या करेंगे, कैसे कंप्यूट करेंगे, उसके कुछ टेक्निक्स हैं जो हम सीखेंगे, कोई कोई कैलकुलेशन दो दो तीन तीन मेथड से होता है वो भी सीखेंगे। अंडरस्टूड, वेरी गुड। एनीबडी, एनी डाउट? बच्चों किसी को कुछ भी डाउट है, प्लीज प्लीज एंड प्लीज पूछेंगे। किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज और प्लीज पूछेंगे दोस्तों। नो डाउट्स एट ऑल? पक्का? चलो दोस्तों, तो आई थिंक वी आर अबाउट टू फिनिश, हमारा सेशन लगभग खत्म होने वाला है।